जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सभी? आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज से हम अपने सेशन की शुरुआत करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर के लिए, राइट। अगर आप आईसीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएसएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब डिफेंस के जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए मैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, राइट। अच्छे तरीके से हम फिजिक्स को समझेंगे। अगर आप साथ में चीज़ों को नोट कर पाए तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्लास में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगे कोई ज़रूरी पॉइंट है तो आप उसको पेज पर मेंशन आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैंने मेरी पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन क्लास, तो उसमें बताया था कि हम सबसे पहले ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसको शुरुआत करेंगे डिटेल में, एकदम डिटेल में। एक चीज़ को मैं आपके साथ साझा करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली आज की हमारी जो क्लास होगी वो एक ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास होगी, और उस इंट्रोडक्शन क्लास से हम आगे भी बढ़ेंगे। यानी स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे इस क्लास का कि क्या होता है ऑप्टिक्स, कितने प्रकार का ऑप्टिक्स, क्या क्या ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। और शुरुआत से ही देखेंगे कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, कैसे पूछे, उन पर भी मैं आपसे शुरुआत में चर्चाएं करूंगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक बड़े गंभीर तरीके से आपको समझना है। चलो, सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑप्टिक्स, और हिंदी में ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी। बेसिकली ऑप्टिक्स होता क्या है, ऑप्टिक्स कहते किसे हैं, पहले हमें यह समझना है। देखो, ऑप्टिक्स हिंदी में से प्रकाशिकी हम बोल रहे हैं। ऑप्टिक्स सिंपल लाइट की स्टडी यानी प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। जहां आप लाइट की स्टडी करें या उसके सोर्सेस, स्रोत की बात करें, लाइट के सोर्सेस की बात करें, लाइट के इफेक्ट, लाइट के प्रभाव की बात करें, लाइट के विजन की बात करें, लाइट की प्रॉपर्टीज यानी लाइट के गुण की बात करें, ये सब आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन, और प्रकाश की प्रॉपर्टी यानी इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, प्रकाश के गुण, या उसके इफेक्ट यानी प्रभाव प्रकाश के, या फिर इसके सोर्सेज, स्रोत, सोर्सेज, स्रोत, ये सब हमें पढ़ना होता है यहां पे। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर हमें पता लगा कि सर लाइट की स्टडी को, प्रकाश के अध्ययन को हम ऑप्टिक्स कहते हैं, तो ये लाइट है क्या, लाइट कहते किसे हैं? तो अगर मैं लाइट की बात आपसे करूं, बेसिकली अगर छोटी सी डेफिनेशन में आपको दूं तो लाइट का मतलब होता है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हेल्प करती है, विच मेक्स ऑब्जेक्ट टू विजिबल अस, जो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करती है। जनरल सी बात होगी। लेकिन अगर मैं टेक्निकल तरीके से बात करूं तो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इस पर हम आपसे चर्चाएं करेंगे पूरी अच्छे तरीके से। इस पर क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी लाइट बेसिकली क्या है, लाइट एक एनर्जी, इज एन एनर्जी, इज एनर्जी, एक ऊर्जा है जिसका काम है विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, यानी ये हमको ऑब्जेक्ट दिखाने में हेल्प करती है। हम भाई कुछ चीज देखते हैं, हमें कुछ आसपास दिख रहा है, तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं थोड़ा टेक्निकल तरीके से बात करूं तो लाइट जो है बेटा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हिंदी में कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग।
देखो होता क्या है कि ये मान लेते हैं हमारे पास यहां पे सन है, ये सन है, ठीक है। ये सन है। होता क्या है, सन से लाइट आती है, सूरज से आपको लाइट आती हुई दिखाई देती है इस तरीके से। ये जो लाइट है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है, मतलब लगातार नहीं आती, छोटे छोटे पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स, इन्हीं को क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। ये स्मॉल पैकेट होते हैं, इनको स्मॉल पैकेट्स बोला जाता है, या क्वांटम बोला जाता है, या क्वांटा कहा जाता है। हिंदी में भी इसे क्वांटा कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है, जो क्वांटम की फॉर्म में आ रही है, ये देखो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। कैसी आती है? डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस का अपोजिट, लगातार नहीं आती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। तो इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, लगातार नहीं आती। और दूसरा, ये रही पृथ्वी, यहां रही अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है। तो होता क्या है, सन से लाइट अर्थ तक आती है और वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है, देखो ऐसे करके। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन्हें मैं स्मॉल पार्टिकल्स बोल रहा हूं, ये क्या है, जिन्हें मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन्हीं को बेटा फिजिक्स में हम कहते हैं क्या, फोटॉन। क्या बोलते हैं इन्हीं को? फोटॉन। हिंदी में भी इसे फोटॉन कहा जाता है, या फिर इनको आप और क्या कह सकते हैं, क्वांटा या क्वांटम, क्वांटा। ठीक है, ये क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सर, कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? देखो अगर मैं आपको बताऊं तो एक रेडियो वेव, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर देखो, आर, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। ये देखो 2 3 4 5 6 7, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। अब देखो आर का मतलब क्या है बेटा, आर है रेडियो तरंग, यानी रेडियो वेव। इन्हें आर को बोला जाता है रेडियो वेव। ये है रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग। एम क्या है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, ठीक। ये आई क्या है? इंफ्रारेड, अवरक्त किरण है, इंफ्रारेड रेज, यानी अवरक्त किरण है। वी क्या है? विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र। यू क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे आप यूवी कहते हो, यूवी रेस है ना। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण है, किरण है। और बेटा ये एक्स क्या है? एक्स रे, एक्स किरण है। और वाई क्या है? गामा रे, गामा किरण है। कोई दिक्कत? इन सभी के नाम याद हो गए, इनको ध्यान से देखना। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? आगे बढ़े। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सवाल बना है एयरफोर्स के एग्जाम में, आईसीजी के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में भी। अगर आप गामा की तरफ से चलें, रेडियो वेव की तरफ, मतलब मैं ऐसे चलूं, होता क्या है? वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है। लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ, हिंदी में से तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ये तो पता ही है, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तो अगर आप गामा से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हो तो बताओ वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी।
इसका मतलब अगर मैं आपको सवाल दूं और ऑर्डर दे दूं कि बताइए माइक्रोवेव या यूवी रेज या इंफ्रारेड या एक्सरे, इनमें से किसकी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी तरंग दैर्घ्य की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप ऑर्डर के बेसिस पर बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है आपस में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्यतुकमानुपाती। भाई लैम्डा और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये रिलेशन होता है आपस में, v बराबर एफ लैम्डा, है ना, पढ़ा है आपने, और नहीं पढ़ा तो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए लैम्डा और एफ, यानी एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी है, हिंदी में से आवृत्ति कहा जाता है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्यतुकमानुपाती। मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एफ कम। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर, गामा से रेडियो वेव की तरफ जाने पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। इस बात का मतलब है कि या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर आप बता सकते हैं। पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, बताओ कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा विजिबल रीजन को फोकस करना है। देखो ये जो आप देख रहे हैं विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कहां से कहां के बीच में है? यानी यूवी रेज और इंफ्रारेड यानी परावैंगनी किरण और अवरक्त किरणों के बीच में जो रीजन है, ये इसको विजिबल रीजन कहा जाता है। और बेटा इसी विजिबल रीजन को लाइट कहते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं इसी विजिबल रीजन को लाइट कहते हैं। मैं इसको डिटेल में आपसे चर्चाएं करने वाला हूं, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक चीज डिटेल में। ये पूरा इंट्रोडक्टिव वीडियो है लाइट के ऊपर, पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो लॉजिकली आप चीजों को सीख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे चीजों को। तो है क्या, मैं बात कर रहा था बेसिकली विजिबल रीजन, ये था वी, विजिबल दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन, ये दृश्य क्षेत्र। अब ये जो विजिबल रीजन है वो किन किन के बीच में है? यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण, और इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों के बीच में जो रीजन है उसे विजिबल रीजन कहा जाता है। और मैंने अभी बताया आपको, इसी विजिबल रीजन को आप लाइट भी कहते हैं, इसी को प्रकाश कहा जाता है। तो लाइट यानी प्रकाश इसी को कहा जाता है। क्लियर? अब होता क्या है, इस विजिबल रीजन के अंदर अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। बहुत सारे इसमें कलर पाए जाते हैं, लेकिन हमारी आंख है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है, यहां हम जो कलर देख पाते हैं वो ये विवग्योर, ये VIVGYOR, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यानी लाल कलर। यानी यहां पर 7 यानी 3 और 3 6 और 1 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर 7 ही कलर होते हैं इस विजिबल रीजन में, नहीं। होता क्या है कि अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर, अब जब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनफाइनाइट वेवलेंथ होती हैं, तो इनफाइनाइट कलर भी होते होंगे। लेकिन हमारी जो आंख है, हमारी जो आई है, ये सिर्फ 7 कलर को देखने में ही कैपेबल है, यानी 7 ही कलर को देखने के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इन 7 कलर के अलावा हमारी आंखें और कोई कलर नहीं देख पाती है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि इस विजिबल रीजन के अंदर ऑल कलर नहीं होते, अलग अलग कलर की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ ये 7 कलर ही डिटेक्ट कर पाती है, इसलिए हम 7 कलर ही पढ़ते हैं, विवग्योर। क्लियर? समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर ध्यान से आप समझें, बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि सर अब हम इधर से इधर जा रहे थे, इधर हमारा क्या था, गामा, इधर हमारा क्या था, रेडियो वेव। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं इधर से इधर जाऊं, मतलब इधर की तरफ रेडियो वेव, अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां गामा रेज था और यहां पर आर रेडियो वेव था। समझ में आ रहा है? तो इधर से इधर जाऊंगा तो समझ में आएगा आपको कि हमारी वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही थी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही थी। और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, भाई एफ क्या है यहां पे, एफ क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट रही है। अब अगर मैं इन कलर का ऑर्डर बताऊं आपको, ये जो कलर आपको है विवग्योर, ये 7 कलर जो दिखाई दे रहे हैं, अब बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी? रेड कलर की। कम किसकी होगी? वायलेट की। आप ऑर्डर देख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा रेड कलर होता है, उस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है? इस वायलेट की, बैगनी, ये वाला कलर वायलेट।
अगर यहीं पर आपसे मैं फ्रीक्वेंसी पूछने लगा, आवृत्ति पूछने लगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का, ये बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जिसका ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, या जिसका कम उसका ज्यादा होगा, यही मतलब बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी बैंगनी वाले कलर की फ्रीक्वेंसी वायलेट की ज्यादा होगी रेड से। ये बात, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो लाइट के बारे में इतनी बातें क्लियर है। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं विजिबल रीजन, इस विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है, इसकी विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है बेटा, वो लगभग लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम, 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन अलग अलग बुक्स का डेटा अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही डाटा है। लेकिन अगर और बुक्स क्या बोलती हैं, लगभग इसको बोल देती हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग ये 8000 एंगस्ट्रॉम होता है ये। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसकी वेवलेंथ इतने से, यानी विजिबल रीजन की वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। तो द वेवलेंथ लाइज इन विजिबल रीजन बिटवीन 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, यानी 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है इसकी वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। बोलो क्लियर? लैम्डा बेटा वेवलेंथ होती है, इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं हिंदी में। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं बाइलिंगुअल फॉर्म में ही चल रहा हूं, हिंदी भी बता रहा हूं आपको, साथ में इंग्लिश भी बता रहा हूं, ठीक है? अभी कलरों की हिंदी तो पता होगी ना। आर मतलब रेड कलर, लाल। ओ मतलब ऑरेंज, है ना? और येलो, येलो मतलब पीला। यार ये तो हिंदी पता होगी आपको। बताओ यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। अब एक बात बताओ, आपको 7 कलर दिखाई दे रहे हैं विवग्योर, ठीक है? ये रहे विवग्योर। लेकिन इन 7 कलरों की मैं बात करूं तो आप बताइए, इन 7 कलरों में आपकी आंखें किस कलर को देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं सबसे ज्यादा? आपकी आंखें, सेंसिटिव का मतलब है संवेदनशील, आपकी आंखें किस कलर को देखने के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं? तो आप कहेंगे सर दो ही कलर ऐसे हैं हमारी आंखें जिनको देखने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ये येलो और ग्रीन कलर। इनके लिए आईज मोर सेंसिटिव टू द येलो एंड ग्रीन कलर। हमारी आंखें ज्यादा संवेदनशील होती हैं, यानी ग्रीन यानी हरे और पीले रंग के लिए। पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ है, मैं लिख देता हूं कि आईज मोर सेंसिटिव टू, आईज मोर सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, टू येलो एंड ग्रीन कलर। इसलिए आपने देखा है स्कूल की जितनी भी बसें होती हैं उन सबका रंग पीला होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं उनकी आंखें, छोटे छोटे बच्चों की आंखें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा लोड ना लें, इसलिए पीली 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 कलर की बसें बनाई जाती हैं, पीला पेंट किया जाता है उन पर, ठीक है? या फिर सुबह आप जब घूमने जाते हो तो गार्डन में क्यों घूमने जाते हो? हरी हरी घास देखने क्यों जाते हो? तो हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इन दोनों कलर के लिए, ग्रीन और येलो कलर के लिए। लेकिन सबसे कम सेंसिटिव किसके लिए होते हैं? सबसे कम सेंसिटिव, सबसे कम सेंसिटिव, सबसे कम संवेदनशील बेटा इसके लिए और इसके लिए। अब मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आप ग्रीन से इधर जाओगे तो भी आंखों की सेंसिटिविटी घटेगी इन कलरों को देखने के लिए, और आप येलो से इधर जाओगे तो भी घटेगी, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायलेट कलर की मैं बात करूं और रेड कलर की बात करूं, इन दोनों के लिए सबसे कम होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किन के लिए होती है? येलो के लिए। और सबसे कम किसके लिए होती है बेटा? इस और इस कलर के लिए, रेड और वायलेट। यानी येलो, अगर ग्रीन कलर से इधर जाएंगे तो भी सेंसिटिविटी घटेगी और इधर जाएंगे तो भी सेंसिटिविटी घटेगी। इसका मतलब ये हुआ इज लेस सेंसिटिव, आई इज लेस सेंसिटिव, ऐसे करके, एंड
लेस सेंसिटिव टू वायलेट एंड रेड कलर। इसलिए आपने देखा रेड कलर आंखों में चुभता है या वायलेट कलर आंखों में चुभता है। हमारी आंखें उतना आराम महसूस नहीं करती इन कलर को देखने के लिए जितना महसूस येलो कलर, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे बढ़िया से दिख रहा होगा, या ग्रीन कलर को देखने में। लेकिन अगर मैं अभी आपको लाइव दिखाऊं, रेड कलर मैंने लिखा है ऐसे करके, रेड फिजिक्स लिखा। अब आपकी आंखें मुझे बताइए इस कलर को देखने में ज्यादा अच्छा फील कर रही है इस कलर को देखने में? तो आप कहेंगे इस कलर को। या फिर मैं ग्रीन कलर से लिखूं ऐसे करके फिजिक्स। अब इन दोनों में देखिए आप, इसमें और इसमें, तो आपकी आंखें ज्यादा इस कलर को देखने में संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? बोलो भाई, सेंसिटिव का मतलब बेटा संवेदनशील। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्टिक्स के ऊपर और चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली बेटा दो पार्ट इसके होते हैं। ऑप्टिक्स दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। प्रकाशिकी को, ऑप्टिक्स की हिंदी क्या हमने लिखी? प्रकाशिकी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका पहला पार्ट होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। ठीक है। और दूसरा बेटा इसका जो टाइप होता है वो होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। भौतिकी, फिजिकल, भौतिक ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ठीक। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होती है इसी को हम रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स इसी को कहा जाता है। रे माने किरण, ऑप्टिक्स माने प्रकाशिकी, यानी किरण प्रकाशिकी। दूसरी बात, अब क्या है रे ऑप्टिक्स सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स है ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है जिसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसे? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। एक बोलते हैं बेटा क्वांटम ऑप्टिक्स, यानी क्वांटम प्रकाशिकी। क्वांटम ऑप्टिक्स यानी क्वांटम प्रकाशिकी। अब इसको थोड़ा समझ लो, होता क्या है, जो रे ऑप्टिक्स होती है बेसिकली, इस रे ऑप्टिक्स को यहां पर जो लाइट होती है वो एज अ रे, यहां पर जो लाइट होती है वो रे की तरह चलेगी। यानी जो आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लाइट, लाइट क्या था, जो विजिबल रीजन है उसे लाइट कहा जाता है। कितने कलर होते हैं उसमें? 7 विविगोर होते तो इनफाइनाइट कलर्स हैं, क्योंकि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होती है, इनफाइनाइट वेवलेंथ होती है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ 7 ही कलर देख पाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ना है कि जो लाइट होती है वो रे की तरह चल रही होती है, मतलब ऐसे, ये रही रे, किरण, किरण कैसे जाती है ऐसे। तो इन इट लाइट ट्रीटेड एज रे, तो इन इट लाइट ट्रीटेड एज रे। यहां पर क्या पढ़ेंगे, जो प्रकाश है वो किसकी तरह माना जाएगा कि भाई वो रे की तरह चल रहा है, किरण की तरह, इसलिए इसका नाम रे ऑप्टिक्स रखा गया है। अब अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो यहां पर जो लाइट है वो वेव की तरह चलेगी। यहां पर लाइट वेव की तरह चलेगी। तरंग कैसे चलती हैं? ऐसे, तरंग ऐसी तो चलती है ऐसे, तरंग। तो यहां पर क्या है, लाइट ट्रीटेड एज वेव, लाइट ट्रीटेड एज वेव, यानी लाइट यहां पर तरंग की तरह चलेगी। और यहां पर क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, लाइट क्वांटम्स की तरह चलेगी। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जिसे मैं स्मॉट पार्टिकल्स बोल रहा था, जिसे हम फोटोन बोल रहे थे, देखो ये रहा, उस पैकेट के रूप में चलेगा ऐसे करके। यहां पर आप वो पढ़ेंगे। क्लियर? यहां पर क्या पढ़ेंगे, एक फोटोन होगा, ये रहा। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ऐसे करके।
पैकेट है, इन्हें फोटोन कहा जाता है। यहां पर लाइट ट्रीटेड एज अ फोटोन या स्मॉल पार्टिकल, ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो लाइट ट्रीटेड एज स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल की तरह। अब होता क्या है, तो बेसिकली आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या है कि जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, देखो मैं थोड़ा इसको आगे यहां की बात कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। देखो, तो रे ऑप्टिक्स होता है ना, यहां पर जो लाइट की वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, बेटा वो बहुत कम होती है। किससे? साइज ऑफ जो आपके इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे मिरर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, दर्पण, लेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु, तो यानी साइज या डायमेंशन बोल दूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे समझो। साइज माने वस्तु का आकार, वस्तु के आकार, यानी जो लैम्डा होता है उस लाइट का, वो बहुत बहुत कम होता है उस साइज ऑब्जेक्ट के साइज से, या फिर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, साइज बोल दो या फिर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही है। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब भी वही है, बहुत छोटा होता है। जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, तो आप देखो दर्पण कितना बड़ा होता है, लेकिन लाइट जो है उसका साइज, उसकी वेवलेंथ का साइज बहुत कम होता है। जो वेवलेंथ होती है उसकी इस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होती है। तो जैसे आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे मिरर के बारे में, दर्पण, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं मिरर को? दर्पण। आप यहाँ कब क्या पढ़ेंगे? लेंस। आप यहाँ क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। ये रहा प्रिज्म, आप ये सब यहां पर पढ़ेंगे पूरा। या फिर आप माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर टेलीस्कोप, दूरदर्शी, ये सब आप यहां पढ़ेंगे, है ना। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, या फिर वही टेलीस्कोप, ये सब आप यहां पे पढ़ेंगे, तो पता है आपको। लेकिन अगर मैं यही वेव ऑप्टिक्स की बात करूं, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स, यहां पर क्या होता है कि जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ हमेशा साइज ऑफ पार्टिकल के लगभग बराबर होती है। साइज ऑफ पार्टिकल, या वही डायमेंशन ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दूं, पार्टिकल नहीं ऑब्जेक्ट बोल देता हूं ना, वस्तु के आकार के बराबर, लगभग बराबर होती है। जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर। होता क्या है कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो जो पार्टिकल यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके लगभग लगभग साइज के बराबर होती है। तो आप यहां क्या पढ़ते हैं, आपको याद होगा, यहां इंटरफेरेंस आप पढ़ते हैं, आपने फिनोमिना पढ़ा होगा यहां पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, विवर्तन, पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा, ध्रुवीकरण। तो इंटरफेरेंस का मतलब व्यतिकरण, ठीक है। यहां पर आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, विवर्तन, या फिर आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। एक इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा, आप पढ़ते क्या है, आपकी रिकॉल हो रही होंगी चीजें, मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं। पढ़ेंगे क्या बेसिकली, इसके बाद आता है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। अब आप क्वांटम ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, क्वांटम प्रकाशिकी, उसको मैं हिंदी में लिख चुका हूं, क्वांटम ऑप्टिक्स। अब क्वांटम ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ते हैं बताओ। आप यहां पर रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, लेजर वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है वो सब पढ़ते हैं आप। यहां पर आप क्या पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब है प्रकाश वैद्युत प्रभाव,
प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर लेजर वगैरह, जो आपको लेजर वगैरह तो आपको नहीं पढ़नी अपने सिलेबस में, लेकिन ये सब इसी में पढ़ा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्वांटम ऑप्टिक्स से बोलो हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ पर लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह ट्रीट की जाती है, मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइट ट्रीटेड एज पार्टिकल। एज पार्टिकल, लाइट को यहाँ कण मान लिया जाता है, छोटा सा। ये है आपका। अब आप समझो, अब आपको क्या क्या पढ़ना है। अब जो आप सबसे पहली ब्रांच पढ़ेंगे वो यही है, रे ऑप्टिक्स। अपने सिलेबस में अब आप एंट्री करने वाले हैं अपने सिलेबस में, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था पूरे ऑप्टिक्स का। आपको क्या पढ़ना है, क्या होता है ऑप्टिक्स, लाइट क्या होती है, थोड़ा रिवाइज करा दूं। लाइट ऑप्टिक्स क्या था? स्टडी ऑफ लाइट, या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, उसके गुण के बारे में, उसके इफेक्ट, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ना। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट, वस्तु को दिखाने में हेल्प करती है। आप लाइट की वजह से मुझे देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। मैं लाइट बंद कर दूं, कैमरा चल रहा है, आप मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं लाइट को बंद कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे ठीक से। मैं बंद करके आपको दिखाता हूं, आप मुझे देख ही नहीं पाओगे। आप देखो कि आपको मैं दिख रहा हूं, कितना दिख रहा हूं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब लाइट की वजह से हो रहा है। कैमरा बेशक चल रहा है, लेकिन कैमरा आपको दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट। दूसरा, लाइट को अगर टेक्निकल टर्म में मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है। रिलायंस मोबाइल, एक मिनट, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, ये रेडियो वेव है यानी रेडियो तरंग, ये माइक्रोवेव है सूक्ष्म तरंग है। अब इनका क्या कैसे यूज होता है सब पढ़ेंगे। माइक्रोवेव कहाँ यूज होती है, रेडियो वेव कहाँ यूज होती है, या इंफ्रारेड का यूज क्या है, विजिबल रीजन ये, या अल्ट्रावायलेट का यूज क्या है, एक्स वाई, ये सब पढ़ेंगे अपन। टेंशन मतलब सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद बताया कि भाई अब गामा से आर की तरफ जाओगे, रेडियो वेव की तरफ, लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्यतुमानुपाती होती हैं। इसका मतलब है कि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, या वाइस वर्सा उल्टा, लैम्डा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फिर मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सन से आती हैं और अर्थ तक पहुंचती हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब लगातार नहीं जाती, डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में जाती हैं, थोड़ा गैप रहता है आपस में। ये आप देखने को मिल सकता है, लाइव आप देख सकते हो। जैसे आप अपने घर में हैं तो जैसे आप एक काम करना, चौक लेना या फिर खड़िया ले लेना, मिट्टी ले लेना, और आप ऐसे करके झाड़ना उसको। आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ऐसे करके आते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल बीच में गैप रहता है, ऐसी लाइट आती है। लाइट स्ट्रेट नहीं आती, लेकिन हमारी जो आईज है उनको देख नहीं पाती हैं, तो फोटोन की फॉर्म में आती है। स्मॉल पार्टिकल्स बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन को बेटा लाइट कहते हैं। उसमें कलर कितने हैं? विव और 7, लेकिन 7 कलर नहीं होते, इनफाइनाइट्स कलर होते हैं, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ 7 ही कलर देख पाती हैं। उनकी वेवलेंथ 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एनसीईआरटी का डेटा है, और आप अदर बुक्स के अंदर 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी पढ़ सकते हैं। अब इधर से इधर तक लैम्डा बढ़ रहा था, तो इसका मतलब रेड का सबसे ज्यादा लैम्डा होगा, वी का कम होगा, या फ्रीक्वेंसी आपके पास है। अब ऐसे ही मैंने बताया कि हमारी आंखें सबसे ज्यादा किस कलर को देखने में सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील। तो मैंने बताया कि येलो और ग्रीन कलर को देखने में सेंसिटिव होती हैं, और सबसे कम वायलेट और रेड कलर को देखने में, है ना। और इधर से इधर जाएंगे तो घटेगी सेंसिटिविटी, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगी। इसका मतलब सबसे कम वायलेट और रेड हो गया। ऑप्टिक्स बेसिकली दो टाइप का है, ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय प्रकाश की, और फिजिकल ऑप्टिक्स यानी भौतिक प्रकाश की। अब रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स कहा जाता है, कर्ण प्रकाश की, और यहां पर लाइट को रे मान लिया जाता है, इसलिए इसका नाम रे ऑप्टिक्स रखा है। अब फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करूं तो दो टाइप का मैंने बताया था, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। यहां पर लाइट को वेव मान लिया जाता है, लाइट को यहां पर वेव मान लिया जाता है, तरंग की तरह, तरंग जैसे चलती है। ठीक है, जैसे आप किसी भी नहर या बम्बे में पत्थर मारो खींच के तो वेव बनती हैं, वेव। ठीक है, तो उसकी तरह, या फिर रस्सी आपके पास, उसको पकड़ के खींच दो तो वेव बनती हुई दिखाई देती है ना, बस वही। क्वांटम के अंदर लाइट को एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया जाता है, जिसे हम फोटोन बोल रहे हैं। बताया था कि रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसकी बहुत कम ज्यादा वेवलेंथ होती है उस ऑब्जेक्ट के साइज से या उसके डायमेंशन से, वस्तु के आकार से। ये सब आप मिरर, लेंस, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहां पढ़ रहे हैं? सब यही तो पढ़ते हैं आप। रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ के आए आप क्लास 12 के अंदर। या फिर वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, लगभग इन दोनों की वेवलेंथ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है,
जिसमें आप व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण ये सब पढ़ते हैं। इसके अलावा क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर क्या मान लेते हैं, पार्टिकल्स को आप एज अ मतलब लाइट को एज अ पार्टिकल मान लेते हैं आप, और वहां आप ये सब इफेक्ट पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेजर वगैरह ये सब आप पढ़ते हैं एक्सेट्रा। ये हमारी यहां तक की बात थी। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो पढ़ना है बेटा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आपका एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्टिक्स आपकी कब खत्म होगी, क्या खत्म होगा, सब आपको पता लग गया होगा। ठीक है, हम पहले रे ऑप्टिक्स को खत्म करेंगे। रे ऑप्टिक्स में मिरर, लेंस, प्रिज्म वगैरह ये सब पढ़ेंगे अपना आराम से। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स भी शुरुआत करेंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा मैं पढ़ना क्या क्या है ऑप्टिक्स के अंदर। तो अब हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हेडिंग लगाओ और हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है बढ़िया से। अब रे ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप समझ पाएंगे मैं पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो भैया आप रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या था, प्रकाश, किरण प्रकाशिकी। रे माने किरण, ऑप्टिक्स माने प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। यहां पर मैंने क्या माना था आपको कि लाइट को आप क्या मान लेते हैं, एज अ रे। तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम, लाइट ट्रीटेड एज रे। पहला पॉइंट, लाइट ट्रीटेड एज रे। अब रे क्या होती है, रे कहते किसे हैं ये हमें समझना है। रे का मतलब क्या है, रे है क्या वाकई में, रे कहा किसे जाता है। व्हाट इज रे बताओ। जो लाइट का पाथ है उसे रे कहा जाता है। लाइट के पाथ को ही रे कहा जाता है। देखो होता क्या है, ये हमारे पास मान लेते हैं ये लाइट है कोई, ये लाइट जा रही है। अब इस लाइट का जो रास्ता है ना जैसे जा रही है, इसी को रे बोल देते हैं और कुछ नहीं। द पाथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश के रास्ते को ही आप रे, किरण कहते हैं। तो किरण और कुछ नहीं है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। है क्या रे, द पाथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश का रास्ता, द पाथ ऑफ लाइट। पाथ माने रास्ता। ठीक है, ये रहा। अब जो लाइट है ना वो हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती है लाइट, ऐसे करके सीधी रेखा में। तो लाइट हमेशा कहां चलती है, सीधी रेखा में। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में तय कर, सीधी रेखा में चलती है। चलो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सीधी रेखा में चलती है। कौन, लाइट। चलो कोई दिक्कत, दोबारा रिपीट कर दूं, लाइट क्या है सर। देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने माना कि लाइट को हम रे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि रे क्या है, लाइट के पाथ को ही हम रे बोल रहे हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बताओ। एक टर्म और देख लो, बीम आपने पढ़ा होगा ना बहुत बार। बीम क्या होता है, बीम, बीम का मतलब क्या है। बीम क्या होता है, लाइट, बहुत ज्यादा लाइट, यानी लाइट का बंडल, ऐसे बोल दूं, बहुत सारी, ऐसे समझो बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर है आपके पास, बहुत ज्यादा लकड़ियों का गट्ठर है, उस लकड़ी के गट्ठर को ही हम बीम बोल देते हैं, बीम। तो होता क्या है कि बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे, सॉरी लाइट तो हमने क्या पढ़ा कि क्या है, पाथ ऑफ लाइट कॉल्ड रे, और बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। सिंपल सी बात है, ऐसे करके देखो, मैं दिखाता हूं ऐसे करके। ये भी एक रे है, दूसरी रे, तीसरी रे, चौथी रे, पांचवी रे, छठवीं रे, ऐसे करके। तो क्या हुआ, ये बंडल हो गया किसका, रे का। ये हो गया बंडल ऑफ रेज, दिस इज बंडल ऑफ रेज। रे का जो बंडल है इसे ही बीम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे बेटा, बीम।
बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेसिक बेसिक बात है एकदम। बेसिक हिंदी है। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सीधी रेखा में तय करती है, सीधी रेखा में चलती है। अब इतनी हिंदी आपको आनी चाहिए। अब जीडी कैसे दोगे फिर एयरफोर्स का? इतनी तो बेसिक हिंदी है ना भाई। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सीधी रेखा में या सरल रेखा में? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश। पाथ ऑफ लाइट का मतलब क्या था? प्रकाश का रास्ता। बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो जनरल है, इसमें तो कुछ हिंदी है ही नहीं। टर्म है और ये बेसिक टर्म आपको पता है। बंडल माने गुच्छा, तो विकिरणों का गुच्छा क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक टर्म्स क्लियर हो रही हैं। आगे देखो, होता क्या है कि हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्लेक्शन की बात हमने करी नहीं, अभी रिफ्रैक्शन की बात हमने करी, यानी परावर्तन अपवर्तन की हमने बात नहीं करी। लेकिन आपको याद होगा, मीडियम के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए किसी मीडियम के अंदर, किसी माध्यम में चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। यहां से न्यूमेरिकल एयरफोर्स ने पूछा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ा सा मीडियम की बात कर दूं आपसे, मीडियम यानी मीडियम को बेटा माध्यम कहते हैं हिंदी में। माध्यम बेसिकली से मीडियम कहा जाता है, मीडियम। अभी जो माध्यम है यानी मीडियम है, दो टाइप के होते हैं। एक तो कहा जाता है विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम। और एक होता है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। ये रहा डेंसर, सघन माध्यम। बोलो कोई दिक्कत? अबे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे, इसकी पहचान कैसे होगी, थोड़ा सा बताता हूं। देखो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे, वो सब हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी हम मीडियम की चर्चाएं कर रहे हैं। अगर मैं रेयर मीडियम की बात करूं, विरल माध्यम की, तो हमें पता है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में से अपवर्तनांक कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में बेटा इसे अपवर्तनांक कहते हैं, नांक। शॉर्ट में हम इसे आर आई से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको दर्शाया किससे जाता है? म्यू से। किसे दर्शाते हैं इसे? म्यू से। या आप एन से भी बुक्स के अंदर देखोगे, एन से या म्यू से, आप किसी से भी इसको डिनोट कर लो, दर्शा लो। तो कहा यह जाता है कि जो रेयर मीडियम है, कंसेप्ट ये है कि जो रेयर मीडियम है उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी, और जो डेंसर मीडियम है उसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब लेसर म्यू। ऐसे बोल सकता हूं, लेसर म्यू, म्यू की वैल्यू कम होगी। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? मोर म्यू, इसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा समझाऊं मैं आपको, तो हमें पता है कि हमारे पास एयर हुआ हवा, या फिर मैं आपसे बोलूं कि पानी है मेरे पास, वाटर, या मैं आपसे बोलूं ग्लास है मेरे पास, कांच। बेटा ग्लास की हिंदी क्या है? कांच। वाटर माने पानी, एयर माने हवा या वायु। मुझे पता है कि जो एयर के लिए म्यू की वैल्यू होती है वो 1 होती है, बोलो हाँ के ना। मुझे पता है वाटर के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है? वाटर के लिए म्यू की वैल्यू 1.33 होती है, ये मुझे याद है, 1.33। लगभग अगर ग्लास के लिए बात करूं तो लगभग 1.52। हालांकि ग्लास कई प्रकार के होते हैं, कांच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास। लेकिन मान लो हम जो ग्लास की बात कर रहे हैं उसके लिए म्यू की वैल्यू 1.52 है ये। अब आप देखिए म्यू की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, अगर इन तीनों में बात करूं, ग्लास की, तीनों में। तो इसलिए अगर मैं ग्लास की बात करूं तो इन तीनों में अगर मैं तुलना करूं तो ग्लास हमारे लिए डीएम है, डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम? डीएम। और रेयर मीडियम को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? विरल माध्यम को आरएम। बोलो कोई दिक्कत? तो डेंसर मीडियम। अगर मैं आपसे इन दोनों की तुलना करता, बताओ इन दोनों में कौन है डेंसर, तो आप कहेंगे ये। अगर मैं तीनों में देखूं, बताओ रेयर मीडियम कौन है जिसका कम है, तो ये हमारे लिए क्या है? आरएम है इन तीनों में। अगर मैं तीनों में आपसे तुलना कर रहा हूं तो
इन दो में तुलना करता एयर और वाटर में, तो वाटर हमारे लिए डेंसर हो जाता, एयर हमारे लिए रेयर मीडियम हो जाता। तो मीडियम की कहानी है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब यही कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम जर्नल, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से। मुझे एफर्ट्स थोड़े ज्यादा तो लगाने पड़ेंगे कंसेप्ट के साथ, नहीं इतनी बेसिक से मैं चर्चा नहीं करता। करने का रीजन है कि अगर मैं एक दिन 1 घंटे आपके साथ बेसिक्स पर काम कर गया तो आप बड़े बढ़िया से आगे मतलब मूव कर जाएंगे। मैं कंसेप्ट को बेसिक से उठाता जाऊंगा ऊपर की तरफ, टेंशन मत लेना। आपको एक लेवल दूंगा, आपको बेसिक से चीजों को उठा रहे हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं उनके साथ। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, कोई समस्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये माध्यम के बारे में हमने सीखा। अब यहीं पर अगर मैं इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ूं, रे ऑप्टिक्स में जो हम चीजों को सीख रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए किसी माध्यम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ग्लास है, कोई भी मीडियम है, किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी या वेग यानी चाल क्या होगी? तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल दो, बात एक ही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ। तो वेलोसिटी किसी मीडियम के अंदर जो होगी लाइट की, उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं। किससे? v से। कितना होगा v बराबर c अपॉन म्यू, ये इतना होता है। तो अगर किसी मीडियम के अंदर, किसी माध्यम के अंदर आपको प्रकाश की चाल या वेग बताना है, कैसे बताएंगे आप? v बराबर c अपॉन म्यू से। अब ये c क्या है बेटा? म्यू तो हमने पढ़ लिया, म्यू क्या है, क्या था? अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे, शॉर्ट में हिंदी में अपवर्तनांक बोल रहे थे। v हमें पता लग गया, उस माध्यम के अंदर स्पीड। अब ये c क्या है बेटा? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में वैक्यूम को बेटा हिंदी में बोलते हैं निर्वात। तो ये तो आप स्पीड ऑफ लाइट तो समझती हो इतनी हिंदी, मैं वैक्यूम को लिख देता हूं। वैक्यूम को मतलब हिंदी होता है बेटा निर्वात। ठीक है, अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम के अंदर? आपको पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? यहां से कंसेप्ट बड़ा अच्छा शानदार बनेगा। तो ये 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट की वैक्यूम के अंदर स्पीड होती है, और ये कांस्टेंट होती है बेटा, नियत होती है, फिक्स होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स है बेटा, ये नियत है, एकदम फिक्स है। अब इमेजिन करो 3 गुणा 10 की पावर 8। अब सोचो अगर आप गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड, ऐसे 100 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, 100 से, 100 की स्पीड से, अब आप इसको कर दें हम 300 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। इमेजिन कर सकते हो 3 गुणा 10 की पावर 8, 3000000 मीटर पर सेकंड, तो कितनी स्पीड से आती होगी वैक्यूम के अंदर? अब हुआ क्या था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। ये मैंने जो पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती हैं, और कितनी स्पीड से आती हैं? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, सन से जो लाइट आती है। खैर आगे इनको समझेंगे, लेकिन यहां देखो, पता कोई दिक्कत? तो किसी मीडियम के अंदर आपको स्पीड निकालनी है लाइट की, क्या होगी बेटा? वो होगी v बराबर c अपॉन म्यू। c क्या है, म्यू क्या है, v क्या पता लग गया। अब सर हमने बता दिया आपको कि c तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तो क्यों ना मैं इसके साथ क्या मैं ऐसा रिलेशन बना सकता हूं भाई? वो कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन म्यू। बोलो कोई दिक्कत है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, ऐसे बोल दो।
अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है, यहां से बेटा आपको पता लग रहा है कि सर जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए वी की वैल्यू कम होगी, या जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी उसके लिए वी की वैल्यू ज्यादा होगी, ये हमें पता लग रहा है। मतलब ये हुआ कि जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए वी कम होगा, यानी डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड जो है लाइट की कम होगी। सिंपल सा मतलब है, सीधा सीधा। बोलो क्लियर है? यानी अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि म्यू की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए वी की वैल्यू कम होगी, तो मोर म्यू, यहां लिख दूं मोर म्यू लेसर विल बी वी, या लेसर विल बी बी। बेटा जो वी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वही उस मीडियम में। या फिर बोलूं कि लेस म्यू मोर विल बी वी, बात तो वही हो गई ना। इसका मतलब ये हो गया, मैं उदाहरण के तौर पर लिखना चाहूं ऐसे करके कि मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं, म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास एयर है, वाटर है, पानी और ग्लास है, मेरे पास 3 उदाहरण है, और मुझे पता है कि ग्लास बेटा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस। थोड़ा देखते जाना, ठोस। और मुझे पता है वाटर मतलब द्रव होता है, पानी वही द्रव, लिक्विड जिसे कहते हैं आप, सॉलिड मतलब लिक्विड, मतलब वाटर मतलब लिक्विड ना, लिक्विड मतलब हो गया द्रव। और ये एयर है, हवा, जिसे आप गैस कह सकते हैं, हवा यानी वायु, या आप गैस बोल सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है? अब आप देखिए सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू किसकी होती है, डायमंड की, सॉलिड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, 2.42 सबसे ज्यादा उसी की होती है। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू की बात करूं, किसकी, म्यू की वैल्यू की, तो सबसे ज्यादा बताओ किसके लिए होगी, म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा ग्लास में होगी। और एयर के अंदर देखो कितना होती है म्यू की वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग, लगभग 1 ही मान लेते हैं। तो इसलिए म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, ग्लास की, उसके बाद वाटर, और सबसे कम होगी एयर के लिए। इसका मतलब उस मीडियम के अंदर, ग्लास के अंदर सबसे कम होगी स्पीड। मतलब ये हो गया बेटा, सिंपल सा फंडा आपको समझ में आ गया कि सर जो ग्लास के अंदर स्पीड होगी वो सबसे कम होगी। ये वाटर, ये बेटा एयर, इसका मतलब इस एयर के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी। क्या कंसेप्ट समझ पाए? ये बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एकदम कंसेप्ट आप समझे कि नहीं समझे लॉजिकली, ये बताओ पहले आप, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए बेटा म्यू की वैल्यू 1 होती है, मैं बता दूंगा आपको, लिख दिया हूं मैं यहां पे। एयर बोल दो बेटा या वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो या फिर आप निर्वात बोल दो, यानी वैक्यूम, निर्वात बोल दो, बात एक ही है। म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? एकदम चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं आप? बोलो हाँ कि ना, इतना बताओ आप। अब आप मुझे कंसेप्ट सीधा सीधा बताओ कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की एयर यानी वैक्यूम के अंदर होगी कि किसी मीडियम के अंदर होगी? सर सिंपल सा फंडा है कि जो लाइट है की जो स्पीड है वो हमेशा वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होगी, या एयर के अंदर सबसे ज्यादा होगी, और हमेशा सबसे कम किसी सॉलिड के अंदर होगी। और हमें पता है वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की, उसको सी से दर्शाया जाता है। तो अगर मैं सिंपल सा ऐसे बोल दूं कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, कोई बुराई है? सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम के अंदर। ठीक है, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, चलो एक कंसेप्ट और है छोटा सा, वो आपको समझा दूं। देखो, हालांकि मैं अब जब आपसे मीडियम की बात कर रहा था, माध्यम की बात कर रहा था, तो आपको समझ में आ गया कि मीडियम में कितने टाइप के होते हैं, सब समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा अगर एक चर्चा मैं आपसे करूं कि बताइए, अगर लाइट हमारी कभी एक मीडियम से, अभी देखो हालांकि मैं बात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन, जो अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, मैं वही चर्चाएं करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा समझा रहा हूं बस, हालांकि वहां भी हम चर्चाएं करेंगे। देखो आप क्योंकि 12th पढ़ के आए हैं तो आपको बेसिक पता है, 10th 12th में आप लाइट पढ़ते हैं तो बेसिक्स आपको आते होंगे, तो आप याद है ना आपको, क्योंकि सवाल बना है, एयरफोर्स ने पूछा है, इसलिए मैं थोड़ा चर्चाएं कर रहा हूं। हुआ क्या
कि ये जैसे मान के चलो ये बेटा रेयर मीडियम है, विरल माध्यम, और बेटा ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम। ठीक है, अब आपको पता है डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, ये बात आपको पता है। अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है क्या, कि सर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इतना जानते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश के परावर्तन में ऐसा होता है नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती। लाइट क्या करती है, एक मीडियम से उसी मीडियम यानी अपने ही मीडियम में रहती है। कल इस पर थोड़ी ढंग से चर्चाएं करेंगे, अभी थोड़ा समझा रहा हूं। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इतना आप पढ़ के आए हैं। ठीक, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर, प्रकाश के अपवर्तन में, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने मीडियम नहीं बदला, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचना, इतना आपको पता है ना। देखो थोड़ी सी बस चर्चाएं कर रहा हूं यार, बस थोड़ी सी चर्चाएं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बेटा इसे बोलते हैं। कल मैं इसको चर्चा करूंगा, इस पर ढंग से समझेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बना था एयरफोर्स में, नेवी में, वो समझ लो। और इधर लिख लेता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर क्या होता है, मीडियम बदलता है? नहीं, मीडियम, माध्यम नहीं बदलता, मीडियम नॉट चेंज। क्या यहां पर माध्यम बदलता है? आपको पता है, हाँ भाई बदलता है, मीडियम चेंज। मीडियम जब बदलता है तो मुझे एक बात बताओ, जब मीडियम यहां नहीं बदल रहा, इसका मतलब म्यू की वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रही। और जब म्यू नहीं बदल रहा बेटा, तो अभी रिलेशन देखो क्या पढ़ाया था मैंने, जब म्यू नहीं बदल रहा तो क्या वी की वैल्यू बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर स्पीड नहीं बदलती, बोलो हाँ के ना। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम बदल रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, यहां पर वी बदलता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर बेटा वी चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नहीं, क्योंकि नॉट चेंज है तो वी नॉट चेंज। मीडियम नहीं बदल रहा ना, तो वी नॉट चेंज। लेकिन बेटा यहां चेंज होगा, हाँ सर वी चेंज होगा। अच्छा, आगे कंसेप्ट देखो, मैं आपको बता रहा था ना, एक रिलेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, v बराबर एफ लैम्डा, एक रिलेशन होता है आपस में, जहां पर v आपको पता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में स्पीड है ना लाइट की, और लैम्डा आपको पता है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और f आपको पता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। बेटा जो f है ना, फ्रीक्वेंसी है क्या, ये सोर्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी है ना, ये डिपेंड करती है सोर्स पर, डिपेंड ऑन सोर्स, स्रोत पर। सोर्स माने स्रोत, ये बेटा सोर्स पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, इसलिए एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सोर्स पर डिपेंड करती है, अगर लाइट का सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। और लाइट आपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजी या उसी मीडियम में आई, तो लाइट का सोर्स थोड़ी ना बदला, लाइट तो वही है ना आपकी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स पर डिपेंड कर रही है। भाई जो लाइट आपने डाली, उस लाइट का सोर्स थोड़ी ना बदला आपने, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बदलेगी। तो याद रखना, तो लाइट एक्चुअली बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स नहीं बदला, स्रोत नहीं बदला। तो हुआ क्या, एफ यहां पर दोनों केस में नहीं बदलता, नॉट चेंज। एफ यहां पर भी नॉट चेंज। देखो बेटा, अब आप 11th 12th नहीं पढ़ने आए हो, यहां आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स को, चीजों को हमें लिंक करना होगा आपस में, चीजों को अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहीं से टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। अब देखो म्यू बदल रहा है, म्यू बदल रहा है यहां पे, मीडियम चेंज, वहां म्यू नहीं बदल रहा। लेकिन आप एक बात बताओ, जब ये कांस्टेंट है तो v तो किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है ना भाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था, म्यू बराबर c अपॉन v पढ़ा था, और v बराबर, अब देखो v क्या है, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भैया जिसका म्यू ज्यादा उसका v कम, और जिसका v कम उसका लैम्डा कम। इसका मतलब अगर v चेंज हो रहा है तो बेटा लैम्डा भी तो चेंज होगा, और यहां पर लैम्डा चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। बोलो हाँ के ना, क्या मेरी बात आप यहां तक समझ पाए? ये एग्जाम में सवाल था कि बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज चेंज होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। उम्मीद कर रहा हूं आप लॉजिकली चीजों को समझ पाए होंगे। और बेटा कल हम एक प्यारे से सेशन की टॉपिक की शुरुआत करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, प्रकाश के परावर्तन से। वहां भी मैं ये चीजों को आपको रिपीट करूंगा, लेकिन जो सवाल बना एयरफोर्स का, मैंने डिटेल में आपसे चर्चाएं करी हैं, एकदम प्यार से, बहुत ही बेसिक से आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया है।
अगर आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है और फिजिक्स आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ये जो मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मोर देन सफिशिएंट, मैं ऐसा बोल सकता हूं आपसे। यहां से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, पीडीएफ आपको मिलेंगी सारी की सारी, ये आपके लिए बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ और नहीं। कोई बुक आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीपीपीज आपको मिलेंगी, अब जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे वैसे डीपीपीज भी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो अब बच्चों फिर से हमारी मुलाकात होगी इसी टाइम पर।